हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। आज हम एमपीए 004 यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एमपीए 004 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है, एग्जामिन जवाहरलाल नेहरूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक ह्यूमनिज़्म। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ना इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले ना आप सब ना एक मिनट के लिए ना एक चीज़ इमेजिन कीजिए, ठीक है। एक देश है, ये एक देश है जहाँ बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं, ठीक है। और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन लोगों के पास ह्यूमैनिटी ही ना हो, तो बताइए क्या ऐसा डेवलपमेंट सक्सेसफुल कहा जाएगा? जहाँ पे सब कुछ है, बड़े बड़े डैम्स है, टेक्नोलॉजी भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस भी है। तो बताइए क्या ऐसा डेवलपमेंट सक्सेसफुल होगा अगर वहाँ पे लोगों में ह्यूमैनिटी ही ना हो? शायद नहीं होगा, है ना। कैसे हो जाएगा जब ह्यूमैनिटी ही नहीं है इंसानों में? अब इसका जस्ट उल्टा सोचें आप लोग बहुत अच्छे हैं, ह्यूमैनिटी भी है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या देश प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दोनों ज़रूरी है, साइंस भी और ह्यूमैनिटी भी, है ना। और इसी कॉम्बिनेशन को नेहरू ने कहा साइंटिफिक ह्यूमनिज़म, ठीक है। अब देखिए, पहले हम ना इसका इंट्रो पढ़ते हैं। Jawaharlal Nehru was one of the principal architects of modern India. His political and social philosophy was deeply influenced by rationalism, science, democracy and human welfare. तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू सिर्फ इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। ये इंडिया के सिर्फ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नहीं थे, वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट भी थे। नेहरू का सपना था एक ऐसा भारत जो साइंटिफिक भी हो और ह्यूमन भी हो, है ना। यानी जहाँ डेवलपमेंट से फैक्ट्रीज और मशीन से ना मापा जाए, बल्कि इंसान की डिग्निटी और वेलफेयर से भी मापा जाए, है ना। तो व्हाट इज़ साइंटिफिक ह्यूमनिज़म? वैज्ञानिक मानवतावाद आखिर किसे कहते हैं? देखिए, वैज्ञानिक मानवतावाद, इसका हिंदी में भी एक बार बता दे रही हूँ। वैज्ञानिक मानवतावाद के बारे में जवाहरलाल नेहरू की समझ का परीक्षण कीजिए। तो अब हम वैज्ञानिक मानवतावाद किसे कहते हैं ये जान रहे हैं हम लोग। तो साइंटिफिक ह्यूमनिज़म को समझने के लिए इस टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक साइंटिफिक और एक ह्यूमनिज़म, है ना। एक साइंटिफिक और एक ह्यूमनिज़म, ओके। तो सबसे पहले scientific humanism refers to philosophy that emphasizes the use of scientific knowledge, rational thinking and critical inquiry for the betterment of human life. According to Nehru, science was not merely a collection of facts or technology achievements. Rather, it was a way of thinking based on reason, objective and the search for truth. तो देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर हमें वैज्ञानिक मानवतावाद यानी कि साइंटिफिक ह्यूमनिज़म को समझना है, तो यहाँ पे दो पार्ट के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, ठीक है। पहला साइंटिफिक और दूसरा ह्यूमनिज़म, ओके। इन दो पार्ट में हम इसे समझ सकते हैं। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, यानी यहाँ पे रीज़न, लॉजिक, एविडेंस, साइंटिफिक थिंकिंग होगा। ह्यूमनिज़म मतलब मानवतावाद, यानी यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर होगा, ह्यूमन डिग्निटी होगी, ह्यूमन हैप्पीनेस होगा। तो नेहरू के अकॉर्डिंग साइंस बिना ह्यूमैनिटी डेंजरस हो सकती है और ह्यूमैनिटी बिना साइंस वीक हो सकती है। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है।
मेन फीचर्स ऑफ नेहरूज साइंस ह्यूमनिज्म, फेथ इन साइंस एंड रीजन। नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद की प्रमुख विशेषता विज्ञान और तर्क में आस्था। तो नेहरू का विश्वास था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क संगत विचारों द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अवैज्ञानिक मान्यता का विरोध किया। उनके अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रश्न पूछने, सत्य की खोज करने और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। तो देखिए, फेथ इन साइंस एंड रीज़न में क्या है, नेहरू का मानना था कि किसी भी प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ब्लाइंड फेथ में नहीं बल्कि साइंटिफिक थिंकिंग में है। अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो लोगों को सवाल पूछने होंगे, क्वेश्चनिंग करनी होगी, एविडेंस को एक्सेप्ट करना होगा। तो इसलिए नेहरू सुपरस्टिशियस एंड इरेशनल बिलीफ के खिलाफ थे। तो नेहरू के लिए साइंस एक लैबोरेटरी की चीज़ नहीं थी, साइंस एक माइंड सेट था। ठीक है, अब मानव कल्याण का सर्वोच्च महत्व, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर एज द अल्टीमेट गोल। ओके, तो नेहरू विज्ञान के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने विज्ञान को स्वयं में लक्ष्य नहीं माना। उनके अनुसार विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को सुखी, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर एज द अल्टीमेट गोल। Although Nehru admired science, he never regarded science as an end in itself. He believed that scientific advancement should be used to improve the quality of human life and promote social welfare. ठीक है, तो देखिए, मानव कल्याण सर्वोच्च लक्ष्य, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर एज द अल्टीमेट गोल। अब यहाँ नेहरू गांधी से थोड़ा अलग नज़र आते हैं। नेहरू साइंस और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, है ना, साइंस को भी सपोर्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, लेकिन वो कहते हैं साइंस का फाइनल ऑब्जेक्टिव मशीन बनाना नहीं है, साइंस का फाइनल ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वेलफेयर। यानी अगर साइंस इंसान की लाइफ बेटर नहीं बना रही तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। नेक्स्ट है साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेहरू का सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन है। साइंटिफिक टेम्पर आज भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है? एविडेंस पर बिलीव करना। ठीक है, जो एविडेंस है उस पर बिलीव करना, लॉजिक को यूज़ करना। ठीक है, लॉजिक को यूज़ करना और ओपन माइंडेड रहना। ओके, हर चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना। नेहरू कहते थे एक मॉडर्न नेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट साइंटिफिक टेम्पर। ओके, अ मॉडर्न नेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट है देखो ये रहा, ओपन माइंडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि आधुनिकीकरण और एवं औद्योगिकरण। यानी कि अब सवाल आता है, अगर नेहरू साइंस को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं तो प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया जाए? अगर नेहरू साइंस को इतना इम्पोर्टेंट मानते थे तो प्रैक्टिकल लेवल पर क्या किया? स्टूडेंट देखो, IITs हो गई, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लार्ज डैम्स, हैवी इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सब नेहरू के विज़न का एक पार्ट था। ठीक है, वो डैम्स को कहते थे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी नेहरू के लिए डेवलपमेंट का फाउंडेशन साइंस और टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, नेहरू ने विज्ञान और तकनीक को राष्ट्रीय विकास का आधार माना। उन्होंने औद्योगिकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीक शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, ठीक है, वो ये सारी चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया था। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन फ्रीडम, यानी कि लोकतंत्र और मानव स्वतंत्रता।
Nehru's humanism was closely linked with democracy. He believed that every individual possesses a dignity and deserves freedom, equality and opportunities for development. Therefore, democracy and scientific progress must go together. तो देखिए, नेहरू के साइंटिफिक ह्यूमनिज़म का एक इम्पॉर्टेंट पिलर था डेमोक्रेसी. ठीक है, ये जो है डेमोक्रेसी, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर था साइंटिफिक ह्यूमनिज़म का. नेहरू का मानना था कि साइंटिफिक थिंकिंग और डेमोक्रेसी एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर्स हैं. क्योंकि डेमोक्रेसी भी क्वेश्चनिंग को इनकरेज करती है ना, और साइंस भी क्वेश्चनिंग को इनकरेज करती है. तो हुए ना दोनों नेचुरल पार्टनरशिप, दोनों इक्वल हो गए. तो इसलिए नेहरू साइंटिफिक प्रोग्रेस और डेमोक्रेसी वैल्यूज़ को साथ लेकर चलना चाहते थे. ठीक है, सेकुलर आउटलुक यानी कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण. ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण. नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है. उनका मानना था कि राज्य और सार्वजनिक नीतियाँ तर्क, विवेक और सार्वजनिक हित पर आधारित होनी चाहिए, न कि धार्मिक पूर्वाग्रहों पे. तो देखो, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का मतलब क्या है. नेहरू का मानना था कि स्टेट की जो पॉलिसीज़ है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं बल्कि रीज़न और एविडेंस के बेसिस पर बनानी चाहिए. इसलिए उन्होंने सेकुलरिज्म को सपोर्ट किया था. उनके लिए मॉडर्न नेशन का फाउंडेशन साइंटिफिक आउटलुक और सेकुलर वैल्यूज़ थे, है ना. उनके लिए मॉडर्न नेशन का फाउंडेशन साइंटिफिक आउटलुक और सेकुलर वैल्यूज़ थे. ठीक है, अब देखिए इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन. ठीक है, इसके गुण 2. क्रिटिकल में पहले हम यही पढ़ते हैं क्योंकि हम MA लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अब हम पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन के बारे में, यानी इसकी पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के हम पॉजिटिव साइड्स को पढ़ेंगे. ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया. आधुनिक भारत के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास की नींव रखी. विज्ञान को मानव कल्याण और सामाजिक न्याय से जोड़ा. लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मानव गरिमा को महत्व दिया. राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की. He promoted scientific temper and rational thinking, encouraged modernization and industrial development, linked science with human welfare and social justice, strengthened democratic and secular values. तो देखो, नेहरू ने इंडिया में साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया था, रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था, मॉडर्नाइजेशन को डायरेक्शन दी थी, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन दिया था. मॉडर्नाइजेशन को डायरेक्शन दिया था, है ना. डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथ किया था. अब इसकी क्रिटिक्स क्या है. इसकी क्रिटिक्स कहते हैं कि नेहरू ने हैवी इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था. एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंस मिली थी, है ना. कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वेस्टर्न मॉडर्न ऑफ डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी इन्होंने. ठीक है, In conclusion, Nehru's concept of scientific humanism represent a synthesis of science, reason, democracy and human welfare. ठीक है, he believed that scientific temper and rational thinking were essential for building a modern India, but this would always remain dedicated to survive of humanity. अगर एक लाइन में नेहरू के साइंटिफिक ह्यूमनिज़म को समझना हो तो हम कहेंगे नेहरू साइंस को वर्शिप नहीं करते थे. वो साइंस को ह्यूमैनिटी की सर्वाइव में लगाने चाहते थे. ठीक है, उनके लिए मॉडर्न इंडिया का मतलब था साइंटिफिक माइंड प्लस ह्यूमन हार्ट, और यही साइंटिफिक ह्यूमनिज़म का एसेंस है. क्वेश्चन है, इवेल्युएट M.K. गांधीज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हिज सपोर्ट फॉर स्वदेशी. तो देखो, पहले हमें इसका इंट्रो पढ़ना होता है ना. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट
influential thinker of modern India. His social economic philosophy was based on truth, non-violence, self-reliance, and village-centered development. Gandhi strongly criticized large-scale industrialization and advocated Swadeshi as an alternative model of economic development. तो देखिए, तो स्टूडेंट देखो, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट देखो, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, तो आमतौर पर फैक्ट्रीज़, मशीन्स, इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस का सिंबल मानते हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी का पॉइंट जो था वो काफ़ी अलग था। जहाँ अधिकतर थिंकर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट का पाथ मानते थे, वहीं गांधी जी ने उनकी गंभीर आलोचना की थी, ठीक है। उनका मानना था कि डेवलपमेंट का असली उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, बल्कि मानव कल्याण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। इसलिए गांधी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बजाय स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी और विलेज इकोनॉमी को सपोर्ट किया था। अब अगर हम जानें व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण किसे कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है मशीन बेस्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी छोटे और पारंपरिक उत्पादन की जगह फैक्ट्रीज और मशीन्स का इस्तेमाल, ठीक है। गांधी जी ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। तो देखिए, अगर हम जानें कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण क्या है, ठीक है। औद्योगिकरण जो है वो किसे कहते हैं भाई, हम तो नहीं जानते। तो देखो, औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीन बेस्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि छोटे और पारंपरिक उत्पादन की जगह फैक्ट्रीज और मशीन्स का इस्तेमाल। गांधी जी ने इस प्रक्रिया का पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, है ना। लेकिन वो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरुद्ध थे जो मनुष्य को मशीन का गुलाम बना दे, ठीक है। वो ये नहीं थे कि हमारे देश में औद्योगिकरण नहीं आना चाहिए, वो इसके खिलाफ नहीं थे, वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मनुष्य को मशीन का गुलाम नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वो इस चीज़ के विरुद्ध थे। तो देखो, गांधी जी का अब हम मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम बस मेन चीज़ समझ लेते हैं, है ना। अब गांधी का जो मेन क्वेश्चन क्या है, क्रिटिसिज्म, है ना, गांधी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो गांधी द्वारा औद्योगिकरण की आलोचना की गई थी। पहला है सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी का कारण। तो गांधी जी का मानना था कि मशीन्स इंसान का काम जो है ना वो छीन लेती है। यूरोप जैसे देशों में शायद मशीन्स यूज़फुल हो सकती हैं, लेकिन भारत जैसे लेबर अबंडेंट कंट्री में अगर मशीन हर काम करेगी तो करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाला मानते थे, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, खासकर भारत जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। सेकंड है इकोनॉमिक एंड एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि आर्थिक शोषण। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेल्थ कंसंट्रेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी, द इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसंट्रेट्स वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू कैपिटलिस्ट, यानी जो धन है कुछ कैपिटलिस्ट के हाथ में सीमित हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है उसका, रिच और रिच हो जाते हैं, है ना। रिच जो हैं और ज़्यादा रिच हो जाते हैं और पुअर जो है वो गरीबी के जाल में फंसते जाते हैं। तो इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। Destruction of village economy. Gandhi believed that industrialization weakens traditional village industries and handicraft. As a result, villages lost their economic self-sufficiency and become dependent on urban centers. तो देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इकोनॉमिक यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विनाश, है ना। स्टूडेंट देखो, गांधी जी भारत को विलेज का
देश मानते थे। गांधी जी भारत को विलेजेस का देश मानते थे। उनका मानना था कि फैक्ट्रीज़ के आने से जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है, वीपर्स और क्राफ्टमैन है का रोज़गार जो है वो छीन जाएगा। तो उनका मानना था कि फैक्ट्रीज़ के आने से ट्रेडिशनल आर्टिसंस, वीवर्स तो उनका मानना था कि फैक्ट्रीज़ के आने से ट्रेडिशनल आर्टिसंस, वीवर्स और क्राफ्टमैन का जो रोज़गार है वो छीन जाता है। ठीक है। कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और गांव अपनी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी खो देते हैं। ठीक है। प्रमोशन ऑफ मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद को बढ़ावा। ठीक है। ही क्रिटिसाइज मॉडर्न इंडस्ट्रियल civilization for encouraging excessive consumption, greed and materialism. Gandhi felt that such a system undermines moral and spiritual values. देखो, गांधी जी कहते थे कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा कंजप्शन की तरफ ले जाती है। लोग सिंप्लिसिटी की जगह लग्जरी के पीछे भागने लगते हैं। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मटेरियल वेल्थ ये नहीं होना चाहिए, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण। तो गांधी जी का मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों तक, इकोनॉमिक जो पावर है वो कुछ लोगों तक, ठीक है, कुछ लोगों तक लोगों के हाथ में आ जाती है। जब इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज होती है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर भी सेंट्रलाइज हो जाती है। ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस भी हो सकता है। ओके। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का जो केंद्रीकरण हो रहा है, कुछ इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज हो रही है, मतलब कुछ इकोनॉमिक पावर का केंद्रीकरण हो रहा है। तो इकोनॉमिक पावर का केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल पावर है उसका भी केंद्रीकरण हो जाता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके लोग पुलिस हो गए, प्रशासन हो गए, सब उसी की सुनते हैं। हमें भी पता है ये बात तो। ठीक है। गांधी सपोर्ट्स फॉर स्वदेशी। अब सवाल उठता है, अगर गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे तो उनका अल्टरनेटिव क्या था? तो उसका जवाब है स्वदेशी। ठीक है। उसका जवाब है स्वदेशी। तो व्हाट इज़ स्वदेशी? स्वदेशी क्या है बताइए आप लोग? स्वदेशी वर्ड से आप क्या समझते हैं? स्वदेशी का सिंपल मीनिंग है यूज़ व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड लोकली, यानी लोकल रिसोर्स का यूज़ करो और लोकल प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दो। ठीक है। लेकिन गांधी के लिए स्वदेशी सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, ये एक मॉरल फिलॉसफी भी थी। ठीक है। मतलब कि अपने देश के सामान को वही यूज़ करो, क्या दूसरे देश से ला के सामान यूज़ करो, अपने देश में जो भी सामान बन रहा है उसको यूज़ करो। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। ठीक है। स्वदेशी मीन्स यूजिंग लोकली प्रोड्यूस्ड goods and relying on local resources. Gandhi viewed it as a path towards economic independence and self-sufficiency. तो गांधी जी कहते हैं कि हर विलेज को अपनी बेसिक नीड्स होती हैं, हर विलेज की जो है अपनी बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है। सभी विलेज की अपनी अपनी बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है। और गांधी जी कहते हैं कि जो हर विलेज की जो अपनी बेसिक नीड्स होती है वो खुद पूरी करनी चाहिए। यही रियल सेल्फ रिलायंस है। इसी कंसेप्ट को आज हम आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। सेकंड है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, यानी कि गांधी जी ने चरखा और खादी को स्वदेशी का सिंबल बनाया। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या मतलब होता है? कुटीर उद्योग का विकास। तो उन्होंने चरखा और खादी को स्वदेशी का सिंबल बनाया था। उनका मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी और पॉवर्टी रिड्यूस करेगी, गरीबी को कम करेगी, एम्प्लॉयमेंट लेके आएगी, रोज़गार लेके आएगी। तो इसीलिए चरखा गांधी जी के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं था बल्कि इकोनॉमिक फ्रीडम का सिंबल था। ठीक है।
इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता ब्रिटिश पीरियड में इंडियन फॉरेन गुड्स पर डिपेंड था। गांधी जी कहते थे कि जब तक इकोनॉमिक डिपेंडेंस रहेगी तब तक रियल फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है। तो ब्रिटिश पीरियड में इंडिया जो है वो सारे बाहर से सामान जो है हमारे देश में, हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता था। तो जिस वजह से जब तक हम बाहर के देशों पर डिपेंड रहेंगे इकोनॉमिक रूप से, तब तक फ्रीडम होगा ही नहीं हमारे देश का, है ना। तो इसीलिए स्वदेशी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का पाथ था। ठीक है। नेशनल यूनिटी एंड पेट्रियटिज्म, राष्ट्रवाद और देशभक्ति। The Swadeshi movement encouraged people to boycott foreign product and support Indigo's goods। तो देखो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात होती है यहाँ पे, है ना। स्वदेशी मूवमेंट ने लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस को जगा दिया था, फॉरेन गुड्स को बायकॉट और इंडियन गुड्स को सपोर्ट फ्रीडम स्ट्रगल का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। इसलिए स्वदेशी इकोनॉमिक प्रिंसिपल के साथ साथ नेशनल मूवमेंट का भी पावरफुल वेपन था। अब इसके एथिकल एंड मॉरल आइडियाज़ यानी कि नैतिक सिद्धांत, स्टूडेंट देखो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के लिए स्वदेशी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, ये मोरालिटी से भी जुड़ा हुआ था। स्वदेशी सिंप्लिसिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रमोट करता है। ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इसके मेरिट हैं emphasize employment generation and rural development, opposed economic exploitation and inequality, encourage self reliance and indigo's production। तो देखो गांधी जी ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस किया था, रूरल डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंस दी थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पहले ही समझ लिया था। ठीक है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। क्रिटिसिज्म क्या है? गांधी जी के आइडियाज़ की कुछ लिमिटेशन भी है ना। कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ कंसिडर्ड इम्प्रैक्टिकल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो इसकी क्या आलोचना की गई थी? मॉडर्न इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बेस पर नहीं चल सकती है ना। हैवी इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन के एरा में कंप्लीट स्वदेशी प्रैक्टिकल नहीं लगता। इसीलिए कई स्कॉलर्स गांधी के मॉडल को आइडियलिस्टिक मानते हैं। ठीक है। टू कंक्लूड, गांधी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की आलोचना इसीलिए की क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत उन्होंने स्वदेशी का सपोर्ट किया। उनकी ये सेल्फ रिलायंस, विलेज डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करते हैं। तो यद्यपि उनके कुछ आइडियाज़ आज के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में अगर हम देखें तो उनकी जो रेलेवेंस है आज भी बनी हुई है ना। तो एग्ज़ाम के लिए 5 कीवर्ड्स क्या क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, विलेज इकोनॉमिक्स, स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस यानी कि बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। ठीक है। आपको ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है और एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। तो गांधी जी की जो इंडस्ट्रियल और स्वदेशी वाला आंसर है वो आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है। ये हिंदी में है, आप ये सारे पढ़ लीजिएगा। मैंने हिंदी में ही आपको समझाया। अगर मैं सारे PDF को अगर स्लाइड टू स्लाइड अगर मैं करके समझाऊँ तो आपको भी पता है टाइम बहुत कम है हमारे पास और नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बाकी कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको समझा दूँगी। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की जितने भी वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। थैंक यू।